नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब मॉडर्न मेडिसिन का तो कोई नामो निशान भी नहीं था, तब लोग बीमारियों को कैसे देखते थे, कैसे समझते थे? इसका जवाब हमें प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। हजारों साल पहले बीमारियों को आखिर समझा कैसे जाता था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी प्राचीन मेडिकल सिस्टम की दुनिया में जिसके बारे में जानकर शायद हम हैरान रह जाएं। और इन सवालों की जवाब, जैसा मैंने कहा, हमें मिलते हैं हजारों साल पुराने ग्रंथों में। और कमाल की बात यह है कि इन ग्रंथों में बीमारी को समझने का एक बहुत ही डिटेल्ड, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वैदिक नजरिए की जो शुरुआत होती थी वो होती थी निदान से। निदान का मतलब है रोग की पहचान करना, मतलब डायग्नोसिस। देखिए, निदान शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। इसकी खास बात ये थी कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लक्षण क्या है, नहीं, बल्कि ये बीमारी की जड़ तक जाते थे। उसका असली कारण क्या है और उसके लक्षण क्या हैं, दोनों को समझना जरूरी था। मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच था। और ये जो निदान की प्रक्रिया थी, ये कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि पूरे 5 स्टेप्स में होती थी। बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका था। पहले कारण का पता लगाओ, फिर शुरुआती लक्षण देखो, फिर खास लक्षण क्या है वो समझो, और तो और ये भी देखा जाता था कि शरीर के अंदर बीमारी बढ़ कैसे रही है, उसकी पूरी पैथ को समझा जाता था। अच्छा, तो डायग्नोसिस का तरीका तो बड़ा सिस्टमैटिक था, है ना? पर सवाल ये है कि वो बीमारी की वजह क्या मानते थे। और यहीं पर वैदिक सोच और भी दिलचस्प हो जाती है। उनका मानना था कि बीमारी की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि कई अलग अलग वजहें हो सकती हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत है विश्व सिद्धांत। इसके मुताबिक बीमारी की वजह कोई बाहरी, कोई कॉस्मिक या डिवाइन इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, जीवाणुवाद। और ये सच में कमाल का है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ ऐसे अनदेखे छोटे छोटे जीव हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले ये सोचना कि कोई अनदेखी चीज बीमारी कर सकती है, ये तो अपने समय से बहुत बहुत आगे की बात थी। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत। इसका पूरा फोकस शरीर के अंदर के बैलेंस, यानी आंतरिक संतुलन पर था। तो ये 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। आसान भाषा में समझें तो वात मतलब शरीर में मूवमेंट, जैसे सांस लेना। पित्त मतलब मेटाबॉलिज्म, जैसे खाना पचाना। और कफ शरीर के स्ट्रक्चर और ल्यूब्रिकेशन से जुड़ा है। और ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि जब भी इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है, बस तभी शरीर में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है। चलिए अब वापस उस जीवाणुवाद सिद्धांत पर चलते हैं। उसका जो सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है वो है इन अनदेखे जीवों का जिक्र, जिन्हें ग्रंथों में कृमि कहा गया है। और कमाल की बात यह है कि इन कृमि के बारे में बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। लिखा है कि कुछ दिखते हैं तो कुछ अदृश्य हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ सफ़ेद, लाल, काले, यहाँ तक के बहुरंगी भी हो सकते हैं। और सुनिए, कुछ के तो 2 पैर और कुछ के 4 पैर होने की बात भी कही गई है। मतलब कितने अजीब अजीब आकार के हो सकते हैं, सोचकर ही हैरानी होती है ना? इतना ही नहीं, ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि ये कृमि रहते कहाँ कहाँ हैं, पानी में, लकड़ी में, यहाँ तक कि गोबर में भी। इससे एक बात तो साफ है, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे अनदेखे जीव मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कृमि क्या थे और कहाँ रहते थे, ये तो हमने देख लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलते कैसे थे? चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। इसमें साफ कहा गया है कि बीमारी एक इंसान से दूसरे को छूने से, साथ में खाने से या एक ही बिस्तर पर सोने से फैलती है। मतलब ये सीधे सीधे कंटेजियन की बात कर रहे हैं। ये सोचना उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। मतलब उन्होंने इन्फेक्शन फैलने का पूरा प्रोसेस एक तरह से आउटलाइन कर दिया था कि देखो, ये कृमि बाहर एनवायरनमेंट में है, फिर ये गंदे खाने या कांटेक्ट के जरिए शरीर में घुस जाते हैं, अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और बस फिर तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, इन सारी प्राचीन बातों का आज की मॉडर्न साइंस से क्या कोई लेना देना है?
चलिए अब कुछ बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन्स देखते हैं प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान के बीच। और ये देखिए, यही वो आहा मोमेंट है। एक तरफ है जीवाणुवाद और दूसरी तरफ आज की जर्म थियरी। एक तरफ है कृमि और दूसरी तरफ माइक्रोब्स या पैथोजेंस। समानता देख रहे हैं? ये कितना फैसिनेटिंग पैरेलल है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि वैदिक ग्रंथों में बीमारी को समझने का जो तरीका बताया गया है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इसमें ऑब्जर्वेशन भी था, फिलॉसफी भी थी और अनदेखे जीवन का एक सिद्धांत भी था। इन सब को मिलाकर उन्होंने बीमारी को समझाने की कोशिश की। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान जो इन ग्रंथों में छिपा है वो आज हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी हेल्थ और बीमारियों को समझने की जो ये सदियों पुरानी कोशिश है उसके बारे में ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखाता है।